हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति सानी और आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 10 इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होने वाले हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। सेकेंड थिंग इज़, ये जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ एंड द प्लेलिस्ट इज़ अवेलेबल ऑन द चैनल। लेट मी शो यू ऑल्सो। तो आपको करना क्या है कि आप ये प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे एंड यू विल फाइंड दिस सोशोलॉजी एमसीक्यू प्लेलिस्ट। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू विल फाइंड की सारी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं। हम करीबन 26 वीडियोस को अभी तक कर चुके हैं एंड वी हैव सॉल्व्ड अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस। तो आई बिलीव दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल फाइंड इट यूजफुल इन योर प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट this video. Our first question is, sociology as a scientific discipline has emerged during Chinese and agricultural revolution, French and industrial revolution, American and democratic revolution, Russian and scientific revolution. The correct answer is French and industrial revolution. अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे सोशोलॉजी के डेवलपमेंट की, डिसिप्लिन के डेवलपमेंट की, तो आप पाओगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या ये कह दो कि आप एनलाइटमेंट पीरियड इन यूरोप, ये सब चीज़ें, ये सब वो घटनाएं थी जिसके वजह से सोशोलॉजी जैसे डिसिप्लिन का डेवलपमेंट हुआ। ओके, एंड इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास किस काल के दौरान हुआ? तो फ्रांसीय और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमिना? ओके, तो मार्क्स, डर्कहाइम, पार्सन या वेबर? द आंसर इज वेबर। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रघटना के निर्वाचनात्मक बोध का विकास किया है? तो ये होंगे वेबर। According to whom, culture stands for a total way of life which secures for an individual the satisfaction of the biopsychic drives and the fulfillment of other wants and cravings? Tyler, Malinowski, Fraser या Benedict? It's a definition of culture by Malinowski. ओके, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें आप देखोगे अगर डेफिनेशन में, तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि कल्चर जो है वो फुलफिल करता है क्या चीज़? सेटिस्फैक्शन ऑफ बायो साइकिक ड्राइव्स। बायो मीन्स बायोलॉजी एंड साइकिक इज़ बेसिकली माइंड। तो इनकी जो नीड्स को पूरा करता है वो कल्चर करता है। तो ये मेलेनोस्की के थॉट्स हैं। निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि सांस्कृतिक संपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है जो एक व्यक्ति के लिए जैव मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की संतुष्ट और अन्य आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूरा किया जाना सुनिश्चित करती है? मेलेनोस्की। Next question is, which of the following refers to the complex of roles associated not with the single social status but with the various statuses? मतलब यहाँ पे सिंगल स्टेटस की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल स्टेटसेस की बात हो रही है। और ऐसा कौन सा, मतलब रोल की ऐसी कौन सी कैटेगरी है विच perfectly fits into this definition या this line? तो complex of roles associated not with a single social status but with various statuses. Status sequence, no, this can't be, because मैंने पहले भी ये चीज़ समझाई हुई है कि स्टेटस सीक्वेंस होता है जब आप अपनी लाइफ टाइम या लाइफ साइकिल में अपने स्टेटसेस को ट्रेस करते हो। लाइक यू आर अ स्टूडेंट, देन यू आर अ फादर, यू विल बिकम समवन, मतलब सम कंपनीज एम्प्लॉय, देन यू बिकम फादर, यू आर अ मैरिड मैन, देन यू बिकम फादर, देन यू आर अ ग्रैंड फादर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटसेस हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो ये नहीं है रोल रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब हो सकता था अगर ऐसा कोई ऑप्शन ना होता हमारे पास, लेकिन हमारे पास परफेक्ट ऑप्शन है विच इज़ द मल्टीपल रोल। रोल कन्फ्लिक्ट हम तब कहते हैं जब एक बंदा जो है वो दो रोल्स के बीच में फंसा हुआ है और ये दोनों रोल्स जो है वो उससे डिमांड कर रहे हैं प्रेजेंट होने की, ठीक है ना? तो रोल कन्फ्लिक्ट नहीं है, इट्स अ मल्टीपल रोल। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका विभिन्न परिस्थितियों से संबंध है ना कि एकल सामाजिक परिस्थिति से संबंध भूमिकाओं के समूह को संदर्भित करता है? देखिए, आप जो भी अगर हिंदी में एमसीक्यूज को देख रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हो इसको स्क्रीन पे। मेरा थोड़ा हिंदी ऊपर नीचे हो जाता है, मेरा इंग्लिश भी ऊपर नीचे हो जाता है, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड या बस मैं आपको मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से भी पढ़ लेना। बहु भूमिकाएं, मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, रियली सॉरी फॉर दैट। Next question is, which one of the following sets refers to the modes of adaptation mentioned by Merton in the context of social structure? तो यहाँ पे 5 modes of adaptation
बाय मर्टन बताई गई है एंड इट्स रिलेटेड टू द स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेवियंस जो मर्टन ने दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन में गोल्स और मीन्स का जो रिलेशन है वो समझ जाओ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, बिकॉज नेचुरलिज्म रिफॉर्मेशन, यहाँ पे रिफॉर्मेशन रियूनियन गलत हो गया। कन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म एंड रिबेलियन जो है इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। गोल्स और मीन्स की जो मैं बात कर रही थी वो आपको ये है कि कन्फर्मिटी वाले जो होते हैं वो गोल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस का रिलेशन है। एंड कन्फर्मिटी वाले गोल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, गोल्स हैं ये मीन्स हैं, और ये मीन्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। इनोवेशन वाले जो होते हैं वो गोल्स को तो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हमें मनी कमाना है, बट दे डोंट चूज़ द राइट मीन्स, जो लीगल मीन्स नहीं होते हैं उन्हें नहीं चूज़ करते हैं। रिचुअलिज्म वाले जो होते हैं उन्हें गोल से कोई मतलब नहीं है, ये मीन्स अच्छे ही चूज़ करेंगे, मतलब ईमानदार टाइप के लोग हैं, अगर जीवन मतलब इनका कोई ऐसा गोल नहीं है कि हमें मनी ही मनी कमाना है, ठीक है ना, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। एंड ये जो है ये रिस्क टेकर्स नहीं होते, बेसिकली ये रिस्क लेने में इतना कोई खास विश्वास नहीं रखते, ये सोसाइटी के मीन्स के हिसाब से चलेंगे, मतलब अच्छे ही लॉ वाइज चलेंगे बेसिकली। रिट्रीटिज्म वाले ना ये गोल्स को मानते ना ये मीन्स को मानते हैं। रेबेलियन जो होते हैं ना ये गोल्स को मानते ना ये मीन्स को मानते हैं, ये उनको बदलने में मानते हैं, ठीक है ना, ये उनको चेंज लाने में मानते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रेबेलियन। ओके, हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सामाजिक संरचना के संदर्भ में मर्टन द्वारा उल्लेखित अनुकूलित कूलन की विधि से संबंधित है? द आंसर इज अनुरूपता, नवाचार, अनुष्ठावाद, अपारवर्तनवाद, विद्रोह, ठीक है ना। एक्सरसाइज ऑफ पावर थ्रू फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स इज नोन एज, देखिए जो फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स होता है वो बेसिकली कोरिजन होता है, आपको इतना मतलब बेसिकली कोरिजन का मतलब ही फोर्सफुल काम कराना या फोर्स का यूज़ करना ये होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बल या बल की धमकी के माध्यम से शक्ति के प्रयोग को क्या कहा जाता है? अवपीड़न कहा जाता है, मतलब कोरोजन कहा जाता है। मैच द फॉलोइंग आ गया। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, अच्छा ये बुक्स हैं, ही ऑथर्स है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, ये वाइट की है। गैंग इज बेसिकली ट्रेशर, ह्यूमन ग्रुप इज GC है होमन्स, ओके, एंड लिटिल कम्युनिटी इज रॉबर्ट रेडक्लिफ, ठीक है ना। हिंदी में भी देख लेते हैं। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी वाइट की है, गैंग जो है वो ट्रेशर की है, ग्रुप इज बेसिकली होमन्स, एंड ये कौन है हमारे लिटिल कम्युनिटी इज रॉबर्ट रेडक्लिफ। दीज बुक्स आर इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड और वाइट के तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। लिटिल कम्युनिटी इन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, एंड यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी इज रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि वाइट ने कौन सी मेथड का यूज़ किया था तो रिसर्च के, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन था। persons related by blood are known as affines. No, affines वाले जो होते हैं वो मैरिज के बेसिस पे जो रिलेशन बनते हैं वो होते हैं लाइक विद योर वाइफ, विद योर सास, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब जो है मतलब मैरिज के बेसिस पे जो किंग्स बनेंगे ना आपके, वो फाइनल जो होते हैं। कंसैंगवन, यस। ब्रदर्स जो है यहाँ पे परफेक्ट इस क्वेश्चन में नहीं बैठ रहा है, एंड ऑल ऑफ द वक्त तो होगा भी नहीं क्योंकि हम मैरिज वालों को नहीं लेंगे, तो कंसैंगवन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज कंसैंगवन का मतलब होता है दोज रिलेशंस या दोज किंग रिलेशंस जो आप इस पे बनाते हो, ब्लड के बेसिस पे बनाते हो। रक्त से संबंधित व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? समरक्त कहा जाता है, रक्त में रक्त। Which one of the following is not an example of domestic violence? Okay. So we have already discussed about Domestic Violence Act 2005, जिसमें हमने इस कैटेगरी की बात करी थी कि कौन की डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है, एंड व्हाट मतलब हु आर द पीपल हु आर इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है अगर आप किसी हाउस होल्ड में रह रहे हो तो जितने भी मेंबर्स हैं उस हाउस होल्ड के वो सब डोमेस्टिक रिलेशंस में आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में एक और बता दूं, मेल्स नहीं आते, सिर्फ वीमेन आती हैं। आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंसिकल थिंग, बट ऑफ कोर्स लेट मी मेंशन इट अगेन बिकॉज कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसमें जो हाउस होल्ड मतलब जो घर के मेंबर होंगे, या घर ही कह दो या हाउस होल्ड, एक कहीं किसी एक एक स्पेस में आप साथ में रह रहे हो, खाना बनता है जहाँ पर, ठीक है ना। तो लाइव बैटरिंग एंड चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड भी आएगा उसमें, ठीक है ना, चाइल्ड क्योंकि हाउस होल्ड का पार्ट है। एल्डरली अब्यूज़ भी आएगा उसमें, वाइफ बैटरिंग भी आएगा, बट हाउस हेल्प का यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा का उदाहरण नहीं है? घरेलू सहायक के साथ दुर्व्यवहार,
ओके, तो इससे एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था विशाखा गाइडलाइंस, मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने पढ़ा था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और या विमेन रिलेटेड क्राइम्स हम पढ़ रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं विमेन रिलेटेड क्राइम्स पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें मैंने आपको विशाखा गाइडलाइंस या ये कह दीजिए जो वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का एक्ट आया था उसके बारे में बात करी थी। तो दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन अ कॉरपोरेट्स या किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप काम कर रहे हो न, तो ये वर्क प्लेस पे इस एक्ट को लागू किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे बना था। एंड विशाखा वॉज बेसिकली एक सोशल वर्कर थी जिनके साथ दुष्कर्म हुआ था, और उनके उसके बाद जो है ये मतलब इनकी गाइडलाइंस बनाई गई। एंड देन दिस एक्ट कॉल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया था 2013 का, ये ध्यान रखिएगा। Next question is delay in change in one part of a society produces realignment of the other part is known as cultural adjustment, no. Cultural lag, generational gap, acculturation, no. It's a cultural lag because cultural lag is basically किसी ना किसी चीज़ के पीछे डिले या देरी की बात हो रही है, देरी की बात हो रही है। और यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल योर ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम इज़ प्रोग्रेसिंग इन अ वेरी मतलब एट अ वेरी स्लो पेस। मतलब अभी मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम या ट्रेडिशन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, बट योर टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, ठीक है ना। तो इसको एक एग्जांपल ले सकते हो कल्चरल लैग का। समाज के एक हिस्से से परिवर्तन में विलंब, विलंब मतलब देरी के परिणाम स्वरूप अन्य हिस्सों में पुनः गठबंधन को कहा जाता है सांस्कृतिक पश्चता, ठीक है ना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड ऑल द वीडियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट, यू कैन गो एंड चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन गो डायरेक्टली टू द चैनल एंड फाइंड इट। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे भी वीडियोज़ बना रही हूँ, आई होप आप लोगों को वो अच्छी लग रही होंगी। और जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं करी हैं, आप प्लेलिस्ट, वो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक होता है वो सब मैं प्लेलिस्ट, मतलब जो प्लेलिस्ट के लिंक होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप चेक कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, हमेशा खुश रहिए।